सेठ मंगतराम अपने दफ्तर में बैठे फाइलों में खोए हुए थे। तभी फोन की घंटी बजने से उनका ध्यान टूट गया। फोन उनके सेक्रेटरी का था। उसने बताया कि अनीता नाम की एक औरत आपसे मिलना चाहती है। वह अपने आप को दफ्तर के स्टाफ रह चुके रमेश की विधवा बताती है। सेठ मंगतराम ने कुछ पल सोचकर कहा, उसे अंदर भेज दो। सेक्रेटरी ने अनीता को सेठ के केबिन में भेज दिया। सेठ मंगतराम अपने काम में बिजी थे कि तभी एक मीठी सी आवाज से वे चौंक पड़े। दरवाजे पे अनीता खड़ी थी। उसने अंदर आने की इजाजत मांगी। सेठ उसे भौचक देखते रह गए। अनीता की न केवल आवाज मीठी थी बल्कि उसकी कदकाठी, रंग, रूप, सलीका सभी अव्वल दर्जे का था। सेठ मंगतराम ने अनीता को बैठने को कहा और आने की वजह पूछी। अनीता ने उदास सूरत बनाकर कहा, मेरे पति आपकी कंपनी में काम करते थे। मैं उनकी विधवा हूँ। मेरी रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। अगर कुछ काम मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। सेठ मंगतराम ने साफ मना कर दिया। अनीता मिन्नतें करने लगी, वह कोई भी काम कर लेगी। सेठ ने पूछा, कहाँ तक पड़ी हो? यह सुनकर अनीता ने अपना सिर झुका लिया। सेठ मंगतराम ने कहा, मेरा काम सर्राफ का है जिसमें हर रोज करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें कौन सा काम दूँ। खैर, तुम कल आना, मैं कोई न कोई इंतजाम कर दूंगा। अनीता दूसरे दिन सेठ मंगतराम के दफ्तर में आई तो और ज्यादा कहर बरपा रही थी। सभी उसी की ओर देख रहे थे। सेठ भी उसे देखते रह गए। अनीता को सेठ मंगतराम ने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दे दी और उसे मॉडर्न ड्रेस पहनने को कहा। अनीता अगले दिन से ही मिनी स्कर्ट, टी शर्ट, जींस और खुले बालों में आने लगी। देखते ही देखते वह दफ्तर में छा गई। अनीता ने अपने आदाव और बर्ताव से जल्दी ही सेठ मंगतराम का दिल जीत लिया। उसका ज्यादातर समय सेठ के साथ गुजरने लगा और कब दोनों की नजदीकियां जिस्मानी रिश्ते में बदल गई पता ही नहीं चला। अनीता तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह सेठ मंगतराम के कई राज भी जान गई थी। वह सेठ के साथ शहर में भी बाहर जाने लगी। सेठ मंगतराम का एक बेटा था, उसका नाम राजू था। वह अमेरिका में ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स कर रहा था। अब वह भारत लौट रहा था। सेठ मंगतराम ने अनीता से कहा, आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए तुम मेरे बेटे राजू को लेने एयरपोर्ट चली जाओ। अनीता जल्दी ही एयरपोर्ट पहुंची, पर उसने राजू को कभी देखा नहीं था, इसलिए वह एक तख्ती लेकर रिसेप्शन काउंटर पर जा खड़ी हो गई। राजू उस तख्ती को देखकर अनीता के पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। अनीता ने उसका स्वागत किया और अपना परिचय दिया। उसने राजू का सामान गाड़ी में रखवाया और उसके साथ घर चल दी। राजू खुद बड़ा स्मार्ट था। वह भी अनीता की खूबसूरती से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। अनीता का भी यही हालो दिल था। घर पहुंचकर राजू ने अनीता से कल दफ्तर में मुलाकात होने की बात कही। अगले दिन राजू दफ्तर पहुंचा तो सारे स्टाफ ने उसे घेर लिए। राजू भी उनसे गर्मजोशी से मिल रहा था, पर उसकी आंखें तो किसी और को खोज रही थी, लेकिन वह कहीं दिख नहीं रही थी। राजू बुझे मन से अपने केबिन में चला गया। तभी उसे एक झटका सा लगा। अनीता राजू के केबिन में ही थी। वह अनीता से न केवल गर्मजोशी से मिला बल्कि उसके गालों को भी चूम लिया। आज भी अनीता गजब लग रही थी। उसने राजू के चूमने का बुरा नहीं माना। इसी बीच राजू के पिता सेठ मंगतराम वहां आ गए। उन्होंने अनीता से कहा, तुम मेरे बेटे को कंपनी के बारे में सारी जानकारी दे दो। अनीता ने हाँ में जवाब दिया। मंगतराम ने आगे कहा, अनीता, आज से मैं तुम्हारा टेबल भी राजू के केबिन में लगवा देता हूँ ताकि राजू को कोई दिक्कत ना हो। इस तरह अनीता का अब ज्यादातर समय राजू के साथ ही गुजरने लगा। इस वजह से उन दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगी। आखिरकार एक दिन राजू ने ही पहल कर दी और बोला, अनीता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या हम एक नहीं हो सकते? अनीता यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई, पर जाहिर नहीं किया। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोली, राजू, तुम शायद मेरी हकीकत नहीं जानते हो। मैं एक विधवा हूँ और तुमसे उम्र में भी 4-5 साल बड़ी हूँ। यह कैसे मुमकिन है? राजू ने कहा, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। मैं अपने दिल की बात सुनता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ। इतना कहकर राजू अचानक उठा और अनीता को अपनी बाहों में भर लिया। अनीता ने भी रजामंदी दे दी। राजू और अनीता अब खूब मस्ती करते थे। बाहर खुलकर दफ्तर में छिपकर राजू अनीता पे बड़ा भरोसा करने लगा था। उसने भी अनीता को अपना राजदार बना लिया था। इस तरह कुछ दिनों में अनीता ने कंपनी के मालिक और उसके बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अनीता ने अपने जिस्म का पासा ऐसे फेंका जिसमें बाप बेटे दोनों उलझ गए।
अनीता ने सेठ मंगत राम के घर पर भी अपना सिक्का जमा लिया था। उसने सेठ की पत्नी व नौकरों पर भी अपना जादू चला दिया था। वह अपने हुस्न के साथ साथ अपनी जबान का भी जादू चलाती थी। एक दिन राजू ने अनीता से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अनीता बोली, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर सेठ ने तो तुम्हारे लिए किसी अमीर घराने की लड़की पसंद की है, वे हमारी शादी नहीं होने देंगे। राजू बोला, हम भागकर शादी कर लेंगे। अनीता ने जवाब दिया, भागकर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? सेठ जी शायद तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल भी कर दें। अनीता की बातें सुनकर राजू चौंक पड़ा। वह सोचने लगा, क्या पिताजी इस हद तक नीचे गिर सकते हैं? अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पिछले 2 साल से सेठ जी के साथ हूँ। जहाँ तक मैं जान पाई हूँ, सेठ जी को अपनी दौलत और समाज में इज्जत बहुत प्यारी है। क्यों न ऐसा तरीका निकाला जाए कि सेठ जी जायदाद से बेदखल न कर पाएं? राजू ने पूछा, हुआ कैसे? अनीता ने बताया, क्यों न सेठ जी के दस्तखत किसी तरह जायदाद के कागजात पे करा लिया जाए। राजू बोला, यह कैसे मुमकिन है? पिताजी कागजात नहीं पढ़ेंगे क्या? अनीता बोली, सेठ जी मुझ पे काफी भरोसा करते हैं, दस्तखत कराने की जिम्मेदारी मेरी है। कुछ दिनों के बाद अनीता सेठ के केबिन में पहुंची तो उन्होंने पूछा, बड़े दिन बाद आई हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? अनीता ने कहा, दफ्तर में काफी काम था, आज भी मैं आपके पास काम से ही आई हूँ। कुछ जरूरी फाइलों पे आपके दस्तखत लेने हैं। सेठ मंगत राम बुझे मन से बिना पढ़े ही फाइलों पे दस्तखत करने लगे। अनीता ने जायदाद वाली फाइल पर भी उनसे दस्तखत करा लिए। दोस्तों, बाकी की स्टोरी पार्ट 2 में मिलेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।